हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर स्टार्ट ले रहे हैं करंट अफेयर्स के साथ। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमें यहाँ पे समझना होगा। हाल ही में कुछ ऐसे एग्जाम्स को ऑब्जर्व किया गया है जहाँ पर बहुत माइन्यूट डिटेल्स वाले जो करंट अफेयर है उनको पूछा गया है। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ इन डेप्थ नॉलेज को भी चेक किया गया है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं उसके लिए एक मल्टी प्रोलॉन्ग, जिसको आप अप्रोच कह सकते हैं, उसको हमें फॉलो करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ कुछ ऐसे जो करंट अफेयर्स हैं जो कि यूजुअली जो स्टूडेंट्स हरियाणा सिविल सर्विसेज या यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आजकल उसके अंदर 1 पेयर, 2 पेयर या 3 पेयर, ऑल ऑफ द अबव, इस तरह के क्वेश्चन एयर वहां पर आते हैं। तो इसीलिए जब तक आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स के बारे में कंफर्म नहीं होंगे तब तक जो है आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए अनसर्टेनिटी रहेगी। तो आपको यहाँ पर ना, जैसे जो टॉपिक्स में यहाँ पर मैंने पिक किए हैं उन टॉपिक्स को आपको उतनी डिटेल में जाने की जरूरत रहेगी यहाँ पर। और इस डिटेल को आपको रोज आपने, या जब भी आप इसको रेगुलरली, चाहे आप 3 दिनों में या आफ्टर 5 डेज या वीकली या फोर्टनाइटली, जब भी आप इन जो इन्फॉर्मेशन को अरेंज करोगे और इनको रिवाइज करोगे तो आपके पास ना ये डिटेल एक प्रॉपर पूरे अच्छे से अरेंज होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हम यहाँ पर एक करंट अफेयर पढ़ेंगे तो दूसरे करंट अफेयर तक आते आते हम पुरानी इन्फॉर्मेशन को भूल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर फॉलो करना है एक बिल्कुल, जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि हाँ ये टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। और जो आपके पास डे टू डे रूटीन में फैक्ट्स हैं उनको भी आपको रिवाइज करते रहना होगा। इसीलिए आपको, आप, क्योंकि जो हमारे करंट अफेयर हैं इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमें किसी से वो चेक करवाने हैं, ना ही ये है कि हमें बहुत अच्छी राइटिंग के अंदर इनको लिखना है और ये हमारी कोई फेयर कॉपी हम बना रहे हैं इसकी। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी हैंड राइटिंग में जितना जैसे कई बार अगर हम कोई टॉपिक को अगर कवर कर रहे हैं वहां पर, तो आप मैप बेस, यानी कि मैप बनाया अपना छोटा सा और उस जगह पे एक लोकेशन मार्क करके बता दिया कि यहाँ पर जो ये करंट अफेयर है इस जगह से रिलेटेड है। लाइक अगर कोई यूपी से है तो सिर्फ वहां पर हम सिंबॉलिकली, जैसे अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हुए सिंबॉलिकली यहाँ से बना दिया कि यहाँ पर यूपी में जगह है और यहाँ पर ये ऐसा हुआ है। तो आपको एक नई अप्रोच को फॉलो करना होगा। करंट अफेयर्स जो है बहुत इंटीग्रल पार्ट है और आजकल यही डिसाइडिंग फैक्टर हो गए हैं, क्योंकि स्टैटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी ना किसी वे में कैच कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास करंट अफेयर है उनको अगर आप अच्छे से कवर अप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम के अंदर जो एक अनसर्टिनिटी बनी रहती है कि हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा, आप एक उस एरिया से बाहर आकर आप सर्टिनिटी वाले जो स्कोप है उसके अंदर आप एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार स्टार्ट ले रहा हूँ। तो आपको ना ये चीजें फॉलो करनी है। जब आप इनके नोट्स तैयार करें तो आपको ये पूरी लाइन में नहीं लिखनी है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इन चीजों के एक यूटिलिटी के बारे में नहीं पता कि ये करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इनिशियली उन्हें क्या करना चाहिए, उन लोगों को जो करंट अफेयर मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ उन करंट अफेयर्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन जैसे मैं दे रहा हूँ उस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को उससे जो जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसकी बैकग्राउंड है या जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में साथ साथ आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वहां पे ना ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और इंडिया में जो क्वालिटी को इंश्योर करने की जो जिम्मेदारी है दैट इज गिवन टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हमें ना अभी यहाँ पर सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि ये अभी ना कुछ बात हुई है दैट एक्चुअली हुआ क्या था रिसेंटली। हमारे यहाँ पर जो मिनरल्स मिलते हैं उन मिनरल्स को निकालने के लिए यहाँ पर एक ऑलरेडी एक्ट बना हुआ है, यानी कि कानून है हमारे पास, जिस कानून का नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो अभी हम फिलहाल इस एक्ट के अंदर नहीं जा रहे हैं। अभी रिसेंटली ना इस एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। उन चेंजेस की वजह से वहां पर कुछ नए एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है उस एक्ट के अंदर। तो उस एक्ट में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये लोग, यानी कि जो काउंसिल, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये एक प्राइवेट एजेंसी जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट्स एक्रेडिट प्रोस्पेक्टिंग एजेंसीज। अभी आपको ये समझना नहीं है कि आखिरकार ये कौन सी एजेंसीज हैं। सिर्फ अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो न्यूज में इसलिए रही थी बिकॉज यहाँ पर इनका एक रोल या एक मेजर रोल यहाँ पे बनता है जब हम
एक्रेडिटेड जो प्रोस्पेक्टिंग एजेंसीज की बात करते हैं। और मैंने आपको बताया ये इस एक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इस एक्ट को और इससे जुड़े हुए जो कानून में जो अभी संशोधन किया गया है, जो अमेंडमेंट आई है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उस समय पर दोबारा फिर यहाँ पर बातचीत होगी। बट फिलहाल के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल देखिए, मैं बाकी को इसको यहाँ पे लीव कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इसमें। और कोल एनर्जी इंडिया के लिए काफी बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर कोल के बारे में बात करूंगा और क्यूसीआई के बारे में भी। तो फिलहाल हम पहले यहाँ पे कोल के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो इंडिया में एनर्जी सेक्टर है, याद रखिए इसमें किसी भी देश के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की एनर्जी वहां पर उन्हें मिलती हो। जैसे कि हमारी डे टू डे रूटीन की जो एनर्जी है उसको प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर कोल एनर्जी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोल से हम थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उनके अंदर पानी को गर्म करते हैं और वहां पर टरबाइंस को, जो स्टीम बनती है, उसको घुमाया जाता है और अल्टीमेटली हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह से इंडिया में हाइड्रो पावर यानी कि डैम बनाकर भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक और तरीका है यहाँ पर, न्यूक्लियर एनर्जी को भी यूज करते हैं हम यहाँ पर, मतलब। और सोलर विंड, जैसे सोलर एनर्जी हो गई या विंड एनर्जी हो गई, यहाँ पर बायोमास को जलाकर, जो वेस्ट होता है, जो मटेरियल वेस्ट होते हैं, उनको जलाकर भी हम एनर्जी बनाते हैं। तो जब कभी आपको एक यहाँ पे टर्म आएगी, दैट इज नोन एज ई एनर्जी मिक्स, उसको बोलते हैं एनर्जी मिक्स क्या है। इसका मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर किस किस प्रकार से जो एनर्जी है उसको प्राप्त किया जा रहा है। तो किसी देश में हो सकता है कि वहां पे हाइड्रो पावर ज्यादा, उसका प्रपोर्शन ज्यादा हो। किसी देश में हो सकता है कि कहीं पर न्यूक्लियर पावर से ज्यादा एनर्जी मिलती हो। तो भारत का जो एनर्जी मिक्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अभी हम फिलहाल कोल की बात कर रहे हैं, तो हम ना मेजर अपना फोकस यहाँ पे रखेंगे अभी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको दैट इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके यहाँ पे जो रिसेंट अभी एक्ट के अंदर चेंजेस किए गए हैं ना, माइन एंड मिनरल्स को लेकर, वो बेसिकली कोल को ध्यान में रखकर यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जो कोल है उससे संबंधित कौन कौन से फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज में या आपके पास एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर, आज अगर देखिए यहाँ पे वर्ड आया एनर्जी मिक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एनर्जी मिक्स का मतलब क्या है कि कौन कौन सी तरह की एनर्जी जो है हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी है, कोल से है, हाइड्रो है, उन सभी के मिक्स को बोलते हैं एनर्जी मिक्स। तो आज अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, अगर हम 100 यूनिट एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो उसके अंदर 55% कोल का है। दैट मीन्स वहां पे स्टेटमेंट आ सकती है दैट इन प्रेजेंट टाइम मोर देन 50% ऑफ द टोटल एनर्जी मिक्स इज गेटिंग फ्रॉम कोल, या वहां से हम प्राप्त कर रहे हैं, या बेस्ड ऑन कोल। तो आपको वहां पे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको सिंपली ये याद रखना है। तो आप नोट्स जब बना रहे होंगे तो सिंपली वहां पे आपने क्या लिखना है, एनर्जी मिक्स इज इक्वल टू, तो वहां आप लिखेंगे दैट 55% ऑफ एनर्जी मिक्स इज कमिंग फ्रॉम दी कोल बेस्ड एनर्जी। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, और और इसके अंदर यहाँ पे फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह इसके अंदर देखते हैं हम, जो हमारे पास यहाँ पे कोल सेक्टर है वो टोटली यहाँ पे जनरेट करता है लगभग 70,000 करोड़ एनुअली फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू रॉयल्टीज, जीएसटी एंड दी लेवाइज। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो कोल सेक्टर है, कोल को निकालना, जो वहां पे जिनको लाइसेंस दिया गया है कोल निकालने का, उनको कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है सरकार को, जीएसटी भी लगता है। और टोटल रेवेन्यू जो सरकार को होता है कोल से, वो लगभग 70,000 करोड़ का है। तो ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है कि आपको एग्जाम में वो पूछेगा। और इसी तरह इसमें एक चीज और देखें, एज द लार्जेस्ट कमोडिटी ट्रांसपोर्टेड बाय द इंडियन रेलवे, कोल रेवेन्यू ऑल्सो सब्सिडाइज द पैसेंजर फेयर्स मेकिंग क्रूशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम। इसकी भी अभी जरूरत नहीं है हमें। आपको ये चीज याद रखनी है इसमें, जो कोल होता है ना, बेसिकली ये स्टील प्रोडक्शन में भी काम आता है। अगर हम ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स को देखें कि भारत में जो स्टील इंडस्ट्री है वो कहाँ लोकेट की गई है, तो आपको समझ आएगा। स्टील इंडस्ट्री आपको वहीं पर मिलेगी मैक्सिमम, जहां पर आसपास कोल की प्रोडक्शन हो रही होगी। यानी कि कोल की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर होगी। क्योंकि स्टील के अंदर ना वहां पर एक तरह का जो कोल होता है उसको हम बोलते हैं कोकिंग कोल, वो यूज होता है वहां पर। और इसी तरह से, सो दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं लाइक कोल है उनके, या स्टील इंडस्ट्री है उसके अंदर कोकिंग कोल वगैरह यूज किया जाता है। इसी तरह से जो सीमेंट किल्स हैं,
जो यहाँ पे यानी कि सीमेंट बनाया जाता है, वहां पर भी, या क्योंकि जो सीमेंट है उसको बनाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, इसीलिए वहां पर भी हम कोल का प्रयोग करते हैं। और आप जानते हैं सीमेंट जितनी प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा ही कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो हमें ना जहाँ क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है वो पता होना चाहिए। जैसे अभी तक ये क्वेश्चन, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ बात करें कोल रिजर्व्स की, ये एक पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए, दैट इंडिया के पास जो है ना फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है हमारा, ये आपको नोट डाउन करना चाहिए। और अगर हम बात करें कंज्यूमर सबसे बड़े कोल के कौन है, तो हम लोग सेकंड नंबर पर आते हैं। बस आपको इतना याद रखना है दैट सबसे बड़े रिजर्व्स यानी कि अभी तक हमारे पास भंडार पड़े हैं, पांचवें नंबर पर इंडिया का रैंकिंग आती है जिनके पास कोल के भंडार हैं। इसी तरह हम सबसे बड़े लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं। जो टॉप थ्री स्टेट्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये थर्ड पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना चाहिए, दैट उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो जब भी आपको कभी आपने इनके निमोनिक्स तैयार कर लिया करो, ऐसे ओ जी सी, जैसे ऐसे लिख लिया आपने कि जब भी कोल देखा, कोल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ओ जे सी आ जाए, सो दैट मीन सबसे ज्यादा उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर है। और लगभग 70% यानी कि 69% के आसपास जो टोटल रिजर्व्स हैं भारत में, जितना कोल मिलता है उसका 69% तो इन तीन स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। अगर हम यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वैसे प्रोडक्शन को लेकर कोई अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, कोई खास क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट को भी अगर हमें देखना जरूरी है, दैट मीन्स इंडिया को अपने यहाँ की जरूरतें पूरी करने के लिए कोल को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, जैसे इंडिया की एक खास यहाँ पर ज्योग्राफिकली एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो अच्छी क्वालिटी का कोल है, जो बेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रासाइट, वो इंडिया में बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए उस एंथ्रासाइट को हमें जैसे ऑस्ट्रेलिया से या बाकी कंट्री से मंगवाना पड़ता है, तो उनकी कॉस्ट भी जुड़ती है। और वो क्यों मंगवाते हैं हम, क्योंकि जहां पर हम उस कोल को प्रयोग करेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छे लेवल की एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है दैट हमारे पास जो कोल इंपोर्ट है वो हम करते हैं। बस इतना ही, इसको आपको फैक्ट्स एंड फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल डैमेज की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, ये फोर्थ पॉइंट है जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, दैट जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके, क्योंकि जब कोल जलेगा, थर्मल पावर प्लांट में कोल ही तो यूज होता है वहां पर, जब कोल को हम जलाएंगे तो उसके वहां से जो उसकी एशिज हैं यानी कि राख धुआं जो उड़ेगा, उसमें क्या क्या होता है याद रखना है आपने, उसमें पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। दैट मीन्स ये छोटे छोटे कण होते हैं जो कि सस्पेंडेड रहते हैं, हमारी हवा के बीच में लटके रहते हैं, और ये हमें रेस्पिरेटरी डिसीज जो है कॉज करते हैं। साथ ही साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन कोल की एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो कोल है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, इसी तरह से NO2 मिलती है, और साथ ही साथ मरकरी भी मिलता है। तो आपको याद रखना है, आमतौर पे वहां पर जो क्वेश्चन होगा तो वहां ये लिख दिया जाएगा दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर देयर इन इंडियन कोल, तो आपको लिख दिया जाएगा दैट PM SO2 NO2 Hg। तो इसमें इसको बोल दिया जाएगा कि क्या ये और ये हैं, या ये और ये हैं, या सारे हैं इसमें से। तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी चीजें पढ़ी होती हैं, बट कॉमनली वो कभी Hg को नहीं पढ़ते हैं, दैट मीन्स मरकरी को उसको नहीं पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, जो उनमें एशेज होती हैं या उनके वहां से निकलने वाला जो वेस्ट है, उसमें मरकरी के वेस्ट भी वहां पे शामिल होते हैं। और पेपर के अंदर आपको वहां पे NO2 की जगह वो N2O डाल देगा। तो आपको याद रखना है दैट इज NO2, ना कि N2O है। साथ ही साथ इसमें अभी हम यहाँ पे आगे देख रहे हैं कि एक्चुअली क्या है कि कोल जो प्रोडक्शन है उसको हम धीरे धीरे वर्ल्ड में कम करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स क्योंकि जब कोल जलता है तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इन गैसेस के जब रिलीज होती हैं गैसेस, तो एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि हम कोल प्रोडक्शन को बंद कर दें। कोल प्रोडक्शन बंद होगी तो कोल की यूसेज भी कम होगी, और इसीलिए जो एनवायरनमेंट है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है, इसके लिए सभी जो देश हैं वो ऑलरेडी कमिटेड हैं कि हमने धीरे धीरे कोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज करना है। और अब हम कुछ क्लीनर जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका प्रयोग जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर क्या आता है, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। ये दो ही आपको याद रखने चाहिए। एक नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट
कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजीज हैं जिनको प्रयोग कर रहे हैं हम कोल को, या कोल से निकलने वाले जो हमारे पास हार्मफुल गैसेस हैं उनको रोकने के लिए सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन एससीआर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह से हमारे पास एक एडवांस पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर हम पढ़ते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि फ्लू गैस जो डीसल्फराइजेशन है जिसके अंदर हम सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ पर मैनेज कर रहे होते हैं, तो इसके ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली SO2 को कंट्रोल कर रहे होते हैं FGD से, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन से। तो अभी तक आपने यहाँ पे तीन तरह के पॉइंट्स को देखा यहाँ पे, जो SCR है, ESP है एंड FGD। तो इनसे हम बेसिकली कोल से निकलने वाली डिफरेंट गैसेस को मैनेज कर रहे होते हैं। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे भी। साथ ही साथ एक तरफ हम कोल की जो हमारी डिपेंडेंस हो रखी है उसको हमने कम भी करना है, और साथ ही साथ हमने अपनी जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं जिसको अंदर हम क्या काउंट करते हैं, दैट इज द सोलर सिस्टम, उसको काउंट करते हैं। साथ ही साथ जैसे विंड एनर्जी, इनको हमने ज्यादा बढ़ावा भी देना है। तो एक आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि इंडिया का एम कितना है, दैट इज 500 गीगावाट। हम 2030 तक जो अपनी 500 गीगावाट की एनर्जी डेवलप करने का सामर्थ्य रखेंगे 2030 तक। और ये एनर्जी कहां से आएगी हमें, नॉन फॉसिल फ्यूल से, यानी कि ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसी तरह से जो ओशियन एनर्जी है वहां से हम ये मतलब अपनी जो एक एक्सपेक्टेशन है वो वहां पे पूरी करेंगे। साथ ही साथ हालांकि अभी तक अगर हम बात करें 2025 की, तो सोलर विंड हाइड्रो न्यूक्लियर पावर से अभी तक हम 190 गीगावाट तक पहुंच भी चुके हैं। तो बेसिकली हमने जो अगले 5 साल में 500 मेगावाट का जो लक्ष्य रखा है उसको क्रॉस करना है। इसके साथ साथ अभी हम और भी क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है जमाना वो आ चुका है, और उसके लिए हमें बहुत बड़े लेवल पर बैटरीज की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को भी यहाँ पे लगातार बिल्टअप करते जा रहे हैं, जिसका मतलब क्या होगा, ये जो हमारे ईवी यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उन व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी की रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर कोई कमी ना आए। उस पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो उस पर भी अभी हम जोर दे रहे हैं। सो अभी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिरकार ये टेक्नोलॉजीज क्या हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। तो आपने इसमें सबसे पहले देखना है दैट जो FGD यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, इसके अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पर जो एग्जॉस्ट होने वाली गैसेस हैं, यानी कि जब कोल को जला रहे होते हैं हम, तो उस समय पर जो गैसेस निकल रही हैं वहां पर हमने मतलब जो स्क्रब कर देना है। स्क्रब किसको करना है, यहाँ पे गैसेस को स्क्रब करने का मतलब होता है यहाँ पे क्लीन करना। तो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको बेसिकली हमने इस तरह का मतलब कन्वर्ट कर देना है ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा हार्मफुल ना रहे। और इस प्रोसेस के अंदर हम वेट और ड्राई स्क्रबिंग करते हैं। इन दोनों ही मेथड से हम सल्फर डाइऑक्साइड को बेसिकली टारगेट कर रहे होते हैं। तो आपको याद रखना है FGD का जो मेन टारगेट है, वेट या ड्राई स्क्रबिंग प्रोसेस से जो SO2 है उसको वहां पर पकड़ लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, और जो बाकी गैसेस हैं वो मतलब उनको मतलब रिलीज अगर कर रहे हैं तो उनके अंदर SO2 को हम पहले ही पकड़ चुके हैं। तो दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड जो है हम यहाँ पे रिलीज होने से बचा लेते हैं। This technology targets sulfur dioxide, a major gas pollutant linked to the respiratory problem। तो आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो काफी खतरनाक गैस है, और इसकी वजह से इवन एसिडिक रेन यानी कि अम्लीय वर्षा भी हो सकती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है फैक्ट। तो यहाँ पे देखिए जो वेट स्क्रबर होते हैं उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, सिंपली जो गैस है, यहाँ पे जो येलो पाइप देख रहे हैं इसके अंदर एरो, तो इसके अंदर जो गैस है वो सभी जिसके अंदर कह सकते हो आप हार्मफुल गैसेस का मिक्सचर है, वो यहाँ पर वेट स्प्रे से जब हम क्रॉस करवा रहे होते हैं तो बेसिकली SO2 को यहाँ पर हम कैच कर लेते हैं। जबकि जो ड्राई स्क्रबर है उसके अंदर हम एक मीडिया से क्रॉस करवा देंगे उसको सिंपली, जिसके अंदर SO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी गैसेस निकल जाएंगी। इसी तरह से जहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, मैंने आपको पहले ही बताया था ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंदर हम करते हैं जो गैसेस हैं उनको हम एक यानी कि ये जो दो आप येलो कलर के जो रोड्स देख रहे हो यहाँ पर, इनके अंदर करंट पास करते हैं,
जो भी गैसेस यहां से ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, उन गैसेस के जो छोटे छोटे वहां पर कण होते हैं, उनके अंदर उन पॉल्यूटेंट्स को ये जो रोड्स हैं अपने करंट की वजह से उनको थोड़ा सा चार्ज कर देती हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है उन पॉल्यूटेंट्स के ऊपर। इसकी वजह से वो या तो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं या इस तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसका मतलब है जो गैसेस हैं वो बेसिकली या तो इस तरफ जुड़ जाएंगी या इस तरफ जुड़ जाएंगी, और बाकी जो मटेरियल है या बाकी जो क्लीन गैसेज है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाती हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के अंदर हम करंट को पास करते हैं यहां पर, और इनके बीच में से जो गैसेज निकल रही होती हैं उनको हम चार्ज पार्टिकल यानी कि आवेशित कणों में तब्दील कर देते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है या यहाँ पे चिपक जाएंगे। तो बाकी जो गैसेज हैं वो वहां पे सिंपली रिलीज हो जाती हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो वेट स्क्रबर, ड्राई स्क्रबर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स ये तरीके हैं जिससे हम जो गैसेज हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन ये सिस्टम होता है। मेनली आपको ना पेपर के अंदर ये चीजें पूछेगा वो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं या सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन जो तरीका है, उससे किसको हम टारगेट कर रहे हैं, उससे हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को हम टारगेट कर रहे होते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगर बात करता है वो FGD की, देखिए यहां पर अगर बात करता है इसकी और इसकी, तो इन दोनों का काम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड को कैच करना यानी कि एब्जॉर्ब करना। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की, इनका सबसे बड़ी मदद कब होती है, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जिसको हम पीएम बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जो पीएम होते हैं उनके लिए यूजफुल होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। तो हम यार इस पे फोकस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जो SCR है, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, इसके तहत हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को मैनेज करते हैं, क्योंकि SO2 की तरह जो NOx है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो भी पानी के साथ मिलकर एसिड ड्रेन कर सकते हैं। और ड्यूरिंग द SCR process, hot flue gases passes through a catalyst coated with the precious metal like platinum। तो इसके अंदर ना आपको सिंपल याद रखना है, प्लेटिनम जैसी जो मेटल्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में। और अल्टीमेटली बस इतना, जो हार्मफुल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन गैस जो कि हार्मलेस है, और वाटर वेपर वो भी हार्मलेस है। तो अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट ये निकलता है, और ये इससे हमारे वातावरण को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। जो सेकंड है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इट टारगेट्स द पार्टिकुलेट मैटर। ये देखिए जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो ESP है वो यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर्स के लिए जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको ये टारगेट करते हैं। और इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर इसको ध्यान में रख के आप इसको पढ़ें, और इससे जो है हमारी जो गैसेस हैं वो क्लीन हो जाती हैं। इसी तरह और भी हम यूज कर सकते हैं लाइक द फैब्रिक फिल्टर्स। फैब्रिक फिल्टर्स को जिसको हम बैग हाउसेस बोलते हैं उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। बेसिकली एक प्रकार से जैसे हमारी कोई छलनी होती है, उसी तरह से ये एक प्रकार के फैब्रिक फिल्टर्स होते हैं, जहां से जो गैसेस को निकालने पर जो पार्टिकुलेट मैटर है या बाकी जो चीजें हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। तो आप सिंपली इतना याद रख लेंगे तो भी एनफ है, नहीं भी होगा तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। और कोल वॉशिंग भी की जा सकती है। व्हाट इज कोल वॉशिंग, यानी कि जब हम कोल को प्रयोग करने से पहले अगर उसके अंदर जो पड़े हुए अशुद्धियां हैं, यानी कि कोई यू कैन से जो अनवांटेड चीजें हैं कोल के अंदर जुड़ी हुई हैं, अगर उनको पहले हम क्लीन कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं दैट्स अ कोल वॉशिंग। सो कोल इज वॉश्ड विद वाटर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज लाइक ऐश एंड सल्फर। तो जब हम कोल वॉश करते हैं ना, तो उसके अंदर हम वहां पर जो उसके अंदर पड़ा हुआ ऐश कंटेंट है, यानी कि जिसका राख धुआं बनता है वो, और सल्फर को पहले अलग कर दिया जाता है। तो इस वजह से हम, बट ये क्योंकि महंगी प्रोसेस होती है तो इसीलिए आमतौर पे इकोनॉमिकली वायबल नहीं होती। साथ ही साथ को फायरिंग विद बायोमास, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम कोल को यहाँ बायोमास के साथ जब जलाते हैं तो उसकी बात हो रही है। तो सिंपली आप ना यहाँ पर याद रखें जो मेन मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट्स हैं कोल को लेकर, वो कहाँ पर हम किस नंबर पर आते हैं, किस नंबर पर कंज्यूमर हैं हम, इसी तरह से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी किस किस पर्टिकुलर जो एक पॉल्यूटेंट है उसके लिए यूज की जा रही है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज मैं टेकअप कर रहा हूँ अबाउट द लॉ ऑफ कमीशन।
जो लॉ कमीशन है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जो लॉ कमीशन को लेकर, क्योंकि ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है दैट अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का 129th अमेंडमेंट बिल था और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 का, इसके अंदर ये दोनों ही एक ही जगह पे टारगेट कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव, यानी कि एक हमारे पास जो पूरे के पूरे इंडिया में जितनी भी तरह के इलेक्शन होने हैं वो एक बारी में ही हो जाए, इस प्रकार का हमने कुछ यहाँ पर मैनेज करना है। तो उसको लेकर, इस टॉपिक को लेकर अभी हमारी जो पार्लियामेंट है उन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की अभी मतलब कोशिश की है। ये चीजें ठीक हो पाएंगी या ये ठीक है या नहीं है, इस चीज को एग्जामिन करने के लिए अभी आया है लॉ कमीशन। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ये पहली बात आप ध्यान रखें, 23rd लॉ कमीशन है जो इन चीजों के ऊपर अभी अपने विचार रखेगा। और आपको इसमें एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको वो नोट डाउन करनी चाहिए। फर्स्ट लॉ कमीशन पहली बार कब यहां पर अपॉइंट किया गया था, तो आपको याद रखना है 1955 में, यानी कि आजादी के बाद हमने पहला जो लॉ कमीशन है उसे 1955 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया था। और तब से लेकर अब तक ये 23वां लॉ कमीशन है जिसे अब बनाया गया है। इसकी जो टर्म है वो कब से कब होगी आपको ये पता होना चाहिए। सितंबर 1, मतलब 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक, यानी कि 3 साल की टर्म रहेगी। तो आपको ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें पेपर में आपको वहां पे कंफ्यूज करने के लिए वो 5 ईयर लिखेगा, तो आपको पता हो तो आप अपने नोट्स में क्या लिखेंगे, लॉ कमीशन फर्स्ट इन 1955, नाउ 23rd, और इसमें लिखेंगे टर्म कितनी होती है 3 ईयर की, और 27 तक है इसकी टर्म। और इसके जो यहाँ पर चेयरपर्सन है वो कौन है, जो जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। इसके अंदर और क्या यहाँ पे आपको याद रखना है, कमीशन इंक्लूड्स अ फुल टाइम चेयरपर्सन, यानी कि वन चेयरपर्सन जो कि आपने देखा मिस्टर दिनेश महेश्वरी है यहाँ पर, और जो 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे 5 लिख देगा, 8 लिख देगा, 10 लिख देगा, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा जो सेक्रेटरीज हैं लीगल अफेयर्स के या लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, एंड अप टू 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। तो आपने सिंपली याद कहना है 1+4, यानी कि एक चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर आएंगे यहाँ पे 4। इसके अलावा पार्ट टाइम मेंबर जो कि ऑन ऑफ यानी कि आते जाते रहेंगे, उनको हमने 5 वो होंगे। इसके अलावा सेक्रेटरीज ऑफ लीगल अफेयर्स और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट वो तो आएंगे ही आएंगे, तो ये तो आएंगे ही आएंगे यहाँ पर। और ये 5 आप मतलब आ जा सकते हैं, और ये फुल टाइम रहेंगे वहां पे, 1+4 तो रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको ये इसका ना जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं। देन आफ्टर, इसके अंदर ये लोग जो मौजूदा समय में कानूनी दाव पे, यानी कि जो कानूनी तौर पर जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में अपने विचार रखेगा, ये जो कमीशन है उसके बारे में अपने लीगल ओपिनियंस को सामने रखेगा, और अपनी जो यहाँ ये रिकमेंडेशंस देगा उनके ऊपर यहाँ पर बाद में चर्चा होगी। जैसे पार्लियामेंट उस चीजों को मानता है या नहीं मानता वो उनका प्रेरोगेटिव है, बट ये अपनी टर्म के अंदर जो इनको काम दिया गया है उसके लीगल पॉइंट्स को ये चेक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया इनका मेन एम क्या है, तो आपको ये भी क्वेश्चन में आ सकता है दैट इसका मेन एम क्या है, 23rd जो कमीशन लॉ कमीशन है कि वन नेशन वन इलेक्शन का आखिरकार यहाँ पर मतलब क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, और क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या उसको वायलेट करता है कि नहीं। तो अभी तक कमीशन ने ये कहा है कि नहीं, जो सरकार कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर को ये वायलेट नहीं करता है। और इसी तरह से जो वोटर्स हैं, और फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म क्या है, जहां पर शक्तियों का विभाजन होता है, यानी कि जहां सेंटर और स्टेट की अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, ये ना ही सेंटर यहाँ पे स्टेट्स की कोई उनका अधिकार छीन रहा है, और साथ ही साथ वोटर्स का भी जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। तो जो लॉ कमीशन है ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि जो गवर्नमेंट कर रही है विद प्रेजेंटेशन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन बिल वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से इन्होंने एक और बात कही है यहाँ पर कि ना अगर हम एक ही बारी में इलेक्शन करवाते हैं तो इससे जो लोकतंत्र है वो किसी तरह से प्रभावित ऐसा बड़े लेवल पे नहीं होता।
तो अभी तक ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है, और इसके ऊपर कोई और क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनते। एक चीज और आपने याद रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? इसे हिंदी में आचार संहिता कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जब जिस दिन इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाए, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे वो आपके स्टेट के एमएलए के इलेक्शन हो, या सेंटर में एमपीज के इलेक्शन हो, जब भी कभी इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर कर दी जाती है तो आचार संहिता लग जाती है। उसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जिसका मतलब होता है कि जो सरकार है वो कई तरह की जो स्कीम्स हैं या मतलब स्कीम्स वगैरह लॉन्च नहीं कर सकती, और सरकार जो है लुभावने वादे वगैरह इस तरह के नहीं कर सकती, ताकि जो अपनी पोजीशन का वो गलत फायदा ना उठा पाए, और एक सभी पार्टी को फेयर चांस मिले यहाँ जो इलेक्शन है उसको कंटेस्ट करने का। तो आपको याद रखना है, लॉ कमीशन ने इसके बारे में भी कहा है, और ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, जो आचार संहिता है भारत के अंदर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके पीछे कोई कानून नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कि कोई उम्मीदवार, लेट्स से कोई ए बी सी पार्टी जो है कहीं पर अपने चुनावी प्रचार कर रही है, एक पार्टी का पर्सन बहुत ही जैसे हेट स्पीच होती है, इस प्रकार की स्पीच देकर वो अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों को इकट्ठा करना चाहता है। एक्चुअली क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलता है कि आप ना तो लोगों को इस तरह से भड़का सकते हैं, हेट स्पीच नहीं दे सकते, ना ही आप लोगों को पैसे देकर अपनी जो वोट देने के लिए कह सकते हैं कि जो हमें मुझे वोट देगा उसे इतने पैसे दिए जाएंगे, आप ये बातें नहीं कर सकते। इसीलिए तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब कोई पार्टी का पर्सन ये बातें कर रहा होता है तो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो उस पर्सन के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी बात रख सकते हैं कि इस पर्सन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है यहाँ पे उल्लंघन किया है। तो ये मैटर ना पुलिस में नहीं जाता मेनली। जब भी कभी ऐसी कोई शिकायत होती है तो पुलिस में नहीं जाता, क्योंकि आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई कानून नहीं है। ये तो सिर्फ एक सेट ऑफ कंडीशन है, एक लाइन यानी कि एक प्रकार से ये शर्तें लिखी हुई है कि आप ये कर सकते हैं और ये चीजें नहीं कर सकते, इसके पीछे कोई कानून नहीं है। तो आपको याद रखना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है दैट इज नॉट बैक्ड बाय द स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो उसके पीछे कोई भी कानून वहां पे नहीं है, और यही लॉ कमीशन ने भी कहा है कि इसे जो है ना कानून की ताकत इसे नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर इसे कानून बना दिया गया तो उससे होगा क्या? तो कोई भी पर्सन जो है वो कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट में जाएगा तो नेचुरली वो इलेक्शन जो है डिले हो जाएगा। तो इसी क्योंकि कोर्ट का डिसीजन थोड़ा सा टाइम लगता है आने में, इसीलिए अगर हमने भारत में जो डेमोक्रेसी है उसको और इलेक्शन को ठीक टाइम पे निपटाना है, तो इसीलिए हमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको पूरी तरह से हम यहाँ पर एक सेट ऑफ कंडीशंस के रूप में देखते हैं, ना कि किसी एक लॉ से बैक या उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं देना चाहते। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब होता है जब हम किसी चीज को एक कानूनी दर्जा दे देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं हम, दैट्स अ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। अभी रिसेंटली इनके बारे में भी न्यूज थी। यहाँ पर ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली लॉन्च किया है सिलेक्शन प्रोसेस को, कि जो नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल होंगे, जो कि 27 यानी कि Jan 27 से उनका जो टर्म है वो शुरू होगी, क्योंकि जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उनकी टर्म पूरी हो रही है यहाँ पे। जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उनकी टर्म पूरी हो रही है कब? नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में 31 दिसंबर को उनकी टर्म पूरी हो रही है। तो इसीलिए जो जैन 2027 से सेक्रेटरी जनरल होगा, वो पर्सन कौन होगा उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है, ज्यादा नहीं है हमें देखना है इसके बारे में। ये प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आपको बस इतना याद रखना है। सो बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चन आएगा हम सीधा उस पर जा रहे हैं। अभी एक तो आपको इसमें याद रखना है अभी मौजूदा कौन है सेक्रेटरी जनरल वहां के, और उनकी टर्म कब कंप्लीट हो रही है और नेक्स्ट की कब शुरू हो रही है, बस इतना यहाँ तक के लिए एनफ है। साथ ही साथ याद रखिए, आमतौर पे ये माना जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन यूरोप का बना है तो हो सकता है नेक्स्ट जो है एशिया का बने, अगर एशिया का बना है तो हो सकता है कोई ऑस्ट्रेलिया से बने, ऑस्ट्रेलिया से बना है तो हो सकता है साउथ अमेरिका से बने नेक्स्ट, यानी कि रोटेट होती रहती है। बट ये जरूरी नहीं है, नॉट लीगली बाइंडिंग। हर बार जो है जो सीट है, जो पर्सन है जिसे सेक्रेटरी जनरल चूज किया जाएगा, वो अलग अलग रीजन से होगा। तो ये मतलब होना चाहिए, परंतु ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। साथ ही साथ
ये प्रोसेस सारी स्टार्ट होती है जब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की एक जनरल असेंबली होती है, जो उनके जो यूएनजीए जिसे बोलते हैं हम, और यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वो यहाँ पर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करती है। ये प्रोसेस वहां से स्टार्ट होती है। और आपको जो वहां पे आना चाहिए क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है यहाँ पर कि जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसके अंदर एक्चुअली 15 मेंबर होते हैं। 5 जो सुपर पावर हैं, यानी कि वो 5 + 10, और 5 तो परमानेंट मेंबर हैं, और 10 ऐसे हैं जो 2-2 साल बाद रोटेट होते रहते हैं। कभी हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है यहाँ पर, ये लोग नाम प्रपोज करते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पर नो वोट्स चाहिए होती है किसी पर्सन को वो आगे बढ़ने के लिए। और फिर यहाँ पर उस पर्सन का, या 2-3 जो पर्सन है, उनका नाम जनरल असेंबली के उसमें रख दिया जाता है सभी के सामने। और अल्टीमेटली वहां पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने जब नाम रख दिया जाता है, तो वो लोग सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि जिसकी तरफ ज्यादा लोग जिसको ज्यादा वोट देंगे उस पर्सन को चूज कर लिया जाता है। तो जो पर्सन यहाँ पे चूज किया जाएगा उसकी टर्म होगी 5 इयर्स की, और जिसे हम एक बार दोबारा फिर अपॉइंट कर सकते हैं, यानी कि 5 + 5 हो गया। दैट मीन्स जनरली रिन्यूएबल वंस, जिसे एक बार दोबारा से फिर लगाया जा सकता है। ये उतनी बात है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर है, दैट इज अबाउट तारागिरी। तारागिरी क्या है? अभी रिसेंटली यहाँ पर आपको ना इस तरह के बहुत सारे करंट अफेयर आएंगे कि अभी जैसे एंड्रोथ, अर्नाला, या तारागिरी, या कोई और वेसल। जब भी कभी आपको कोई ऐसी वेसल, वेसल का मतलब यहाँ पर है या तो कोई शिप होगी, या कोई बहुत हो सकता है कोई हेलीकॉप्टर हो, या इसी तरह से कोई हमारा कोई प्रोजेक्ट है जो कि डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन वहां पे जरूर आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको कौन कौन सी डिटेल याद रखनी है, इसमें आपको एज एग्जांपल समझना है। जैसे पहली बात यह है कि इंडियन नेवी को मिली है ये तारागिरी। तो तारागिरी जो है ना, यहां पर अगर वो लिख देगा पेपर के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड को मिली है, तो आपको याद रखना है इंडियन नेवी को मिली है एक तारागिरी जिसका नाम है यार्ड 12653। तो आपको पेपर के अंदर ये भी पूछ लेता कई बार वो, दैट रिसेंटली यार्ड 12653 वॉज इन न्यूज, तो ये किस संदर्भ में वहां पर न्यूज में था, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे एक ना नीलगिरी क्लास का ये फ्रिगेट है। दैट मीन्स हमारे फ्रिगेट क्या होता है, जो शिप मतलब तेज चलती है उसको बोलते हैं दैट्स अ फ्रिगेट। तो ये एक जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17A, जिसके तहत हम फ्रिगेट्स तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर हमने यहां पर नीलगिरी क्लास की ये फ्रिगेट बनाई है, जो कि 4th नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट है। तो आपको याद रखना है तेज चलने वाली शिप है। और ये प्रोजेक्ट 17A के तहत, याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट 17A पेपर के अंदर आता है, ये मैचिंग के अंदर आता है। तो प्रोजेक्ट 17A क्या है, जिसके अंदर हम फ्रिगेट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, और ये नेवी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है हमारा। और ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने तैयार की है। तो आपको याद रखना है एमडीएल ने बनाया है। आमतौर पे जो जब भी आप कोई ऐसा करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे यही सुनने को मिलेगा आपको, या वो एमडीएल ने बनाया होगा, या जीआरएससी ने बनाया होगा जो गार्डन रीच है, जो कलकत्ता की है कंपनी, और इसी तरह से हो सकता है वो एलएनटी ने बनाया हो। तो आपको ये पता होना जरूरी है। तो तारागिरी अपने आप में क्या है, यहाँ पे इसको देखते हैं एक बार। इट वॉज डिजाइन बाय द वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। ये भी याद रखना है, इसको डिजाइन किसने किया, WDB ने। तो आप बहुत ही क्रक्स वहां पे नोट्स जब तैयार करें, तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, दैट WDB ने तैयार किया है इसे। और प्रोजेक्ट 17A के तहत इससे पहले कौन कौन से और जो फ्रिगेट है वो मिल चुके हैं, दैट इज आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, और हिमगिरी। एक्चुअली ये ना बहुत ज्यादा फेमस हुए थे अभी, और यहाँ पर WDB का नाम भी आ रहा था, तो आपको ना ये याद रखना जरूरी है। तो आपको जो अभी तक मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसमें, वो याद रखनी है। यहाँ पे देखिए, अब ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 17A क्या है, ये इंडिया का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम 7 नीलगिरी क्लास के जो स्टील्थ फ्रिगेट, स्टील्थ का मतलब क्या होता है, एक इस तरह की शिप्स हम तैयार कर रहे हैं कि जिन्हें
जो दुश्मन देश का जो रडार है वो पकड़ ना पाए। तो स्टील्थ उस तरह की टेक्नोलॉजी होती है जहां पर दुश्मन अपने रडार के माध्यम से आपको या आपकी या लोकेशन को कोई लोकेट ना कर सके। तो ये स्टील्थ फ्रिगेट बनाने हैं हमने। जो प्रोजेक्ट 17 था उसके अंदर हम शिवालिक क्लास के बना रहे थे। प्रोजेक्ट 17A के अंदर हम नीलगिरी क्लास के बना रहे हैं और 7 बनने हैं। और ये फोर्थ था जिसका नाम है तारागिरी। इससे पहले 3 का नाम ये है, चौथा ये था। इसके अंदर टोटल आप देखिए यहाँ पे, ऑफ द 7 फ्रिगेट्स 4 नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी आर बीइंग बिल्ट बाय द एमडीएल। और इसके अलावा जो हिमगिरी, दुनागिरी और विंध्यागिरी वो जीआरएससी बनाएगी। जैसे मैंने आपको कहा था, ये मझगांव डॉक लिमिटेड है और ये गार्डन रीच शिप जो बिल्डर्स हैं वो जीआरएससी है। तो बस आपको इतना याद रखना है इसके अंदर, और बाकी इसमें छोड़ सकते हैं आप। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी कभी कोई ऐसी शिप के बारे में आपको पढ़ने को मिले जहां पर 100% जो टेक्नोलॉजी है या मटेरियल है वो इंडिया का ही यूज हुआ हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 75% जो है मटेरियल वो इंडिजीनस है। इंडिजीनस का मतलब होता है जो इंडिया में ही बना हो, इंडिया में ही यूज किया जा रहा हो। तो आपको याद रखना है, जब कभी किसी के अंदर 100% हो ना तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके अलावा और आपको इसमें कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है जो याद रखने की जरूरत है। और क्योंकि ये शिप्स हैं तो इनके अंदर टेक वो, बट ऑब्वियस है कि वहां पर कई तरह की जो मिसाइल्स वगैरह को अटैच किया जा सकता है। और इसमें वो आपको अटैचमेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी एक और न्यूज में जैसे डुरैंड लाइन थी तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान जो बॉर्डर है वहां पर अभी कन्फ्लिक्ट जो है देखने को मिला था। और क्योंकि जो तालिबान है उन्होंने आरोप लगाया था पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने डुरैंड लाइन के ऊपर जैसे एयर स्ट्राइक की है। तो खैर वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार ये डुरैंड लाइन क्या है। बेसिकली आपने याद रखना है, जो ब्रिटिश इंडिया था, भारत जो यानी कि जब अंग्रेजों के अधीन था उस समय, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में सर हेनरी मॉर्टिमर डुरैंड ने, जो कि उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी थे, और अमीर अब्दुल रहमान खान जो अफगानिस्तान के हैं, उन्होंने यहां पर ड्रॉ किया था। तो आपको ये याद रखना है, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे दैट वाज सर हेनरी मॉर्टिमर डुरांड, और अमीर अब्दुल रहमान खान जो अफगानिस्तान, उन दोनों ने ही मिलकर ये डुरैंड लाइन जो है बनाई थी, यानी कि ड्रॉ की थी। लगभग ये 2600 किलोमीटर की लाइन थी जो कि ईरान बॉर्डर से शुरू होती थी और ये चाइना बॉर्डर तक खत्म होती थी। और खैर अभी आपको इतना इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपको इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा जो, क्योंकि ये स्टोरी का जैसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, इसको आप जब हिस्ट्री कवर कर रहे होते हैं तो उस समय पर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको एक दो चीज और मैं बता देता हूँ जो आपको एग्जैक्ट वहां पे एग्जाम के अंदर आपको विजिबल हो सकती है। इसमें ना बस आपको फिलहाल ये रखना है कि अभी भी जो अफगानिस्तान का, अगर हम पीओके की बात करते हैं, जैसे अगर हम पीओके, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, और जिसे हम बोलते हैं कि जो पाकिस्तान ने उसे इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, अगर हम उसे, क्योंकि हम उसे अपना ही हिस्सा मानते हैं, वो हिस्सा अभी भी इस डुरैंड लाइन को वहां पे टच करता है। दैट मीन्स लगभग कुछ रिपोर्ट से बोलते हैं कि 80 किलोमीटर है, कुछ बोलते हैं कि 116 किलोमीटर है। तो वो एक स्ट्रेच है जो कि आज भी इंडिया का जो पीओके है रीजन है और अफगानिस्तान है वहां पर वो शेयर करते हैं। तो दैट मीन्स डुरैंड लाइन आज भी इंडिया का जो पीओके वाला क्षेत्र है उसको वो टच करती है। सिंपल आप उतना याद रखें इसमें, और बाकी को आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। एक और यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज के बारे में देख रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं, इटली रिकॉग्नाइजेस द फेमिसाइड एज अ क्राइम। तो यहाँ पर जो फेमिसाइड को लेकर बात हो रही है इसमें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इटली के अंदर एक वहां पर लैंडमार्क जो लॉ है उसको पास किया गया है जो फेमिसाइड के लिए है, जिसके अंदर मतलब उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि रिसेंटली जो फीमेल्स के हित के लिए यहाँ कौन सी वो कंट्री है जिसने अभी कोई इस तरह का लॉ पास किया, तो आप कहेंगे जो इटली ने रिकॉग्नाइज किया है। तो इसके अंदर है क्या है, फेमिसाइड क्या होता है? फेमिसाइड होता है जब विमेन को यानी कि फीमेल्स को या गर्ल्स को किल कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। और जो यूनाइटेड नेशन है उसको ये मानता है, कैटेगराइज इट एज अ किलिंग बाय द इंटीमेट पार्टनर्स, फैमिली मेंबर्स या अदर परपेट्रेटर्स। यानी कि जो फैमिली मेंबर्स या जो पार्टनर्स हैं फीमेल्स में, तो उनके
या बाकी लोग जब महिलाओं की हत्या इसीलिए कर देते हैं कि जैसे मान सम्मान वगैरह के लिए, तो उस चीज को कहा गया यहाँ पे फेमिसाइड। तो आपको सिंपली याद रखना है, इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। ना ही आपको ये चीज याद रखनी है कि और कौन कौन सी कंट्रीज है, उसकी जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे देखिए इसमें, इंडिया डजंट रिकॉग्नाइज फेमिसाइड एज अ डिस्टिंक्ट लीगल कैटेगरी, क्योंकि हम यहाँ पर ना इसको अलग से फेमिसाइड के लिए वो नहीं करते। यहाँ पर अगर कोई किसी की लेट से मर्डर कर रहा है या हत्या कर रहा है, तो उसका मतलब ये है, दैट मीन्स कि वो पर्सन, मतलब एक सभी के लिए जेंडर न्यूट्रल टर्म है इंडिया के अंदर। बट फेमिसाइड स्पेशली, फेमिसाइड के लिए कोई यहाँ पर अलग से कानून नहीं है। ऑल्दो इंडिया में कानून बहुत सारे हैं जो फीमेल्स के राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये आपको पता होना चाहिए गाइस। कई लोगों को ये पता होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक एक्ट है, लेकिन ईयर नहीं पता होता, तो आपको ईयर याद रखना है। इसी तरह से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसी तरह नेशनल कमीशन है एक यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके हितों की रक्षा करता है, उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। तो आपको ये एक्ट्स के ईयर जरूर पता होने चाहिए। इसी तरह से प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। और एक और चीज याद रखें यहाँ पे, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो कि 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इसमें है ना पे। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे अबाउट दी MH60R हेलीकॉप्टर्स के बारे में। यहाँ पे देखिए, इंडिया एक्चुअली क्या है कि इंडिया ने अभी एक साइन किया है, करार किया एक तरह से यूएस के साथ, जहां पर इंडिया की नेवी को दिए जाएंगे MH60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। तो पहली बात अगेन इसमें यहाँ पे क्या ये इंडिया के हैं? नहीं, ये हमें अमेरिका यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, और ये इंडियन नेवी के लिए होंगे। और इसके अंदर, ऑल्दो हम बहुत पहले भी 2020 में भी ये डील कर चुके हैं, जहां पर हम 24 MH60R सी होक हेलीकॉप्टर्स हमने यूएस से मंगवाए थे। प्रोक्योर करने का मतलब होता है जब हम सरकारी तौर पे खरीदते हैं, उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। और द इंडियन नेवी कमीशन इट्स फर्स्ट MH60R स्क्वाड्रन इन 2024 एट INS गरुड़ा इन कोची। तो कोची के अंदर ये ऑलरेडी वहां पर हमने इनकी जो फर्स्ट स्क्वाड्रन है, मतलब कुछ हेलीकॉप्टर्स के ग्रुप को हमने वहां पे ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है। अगर याद रख सके तो अच्छा है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो MH60R सी हॉक है, वो एक मैरीटाइम वेरिएंट है ऑफ द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ये एक एडवांस मतलब लेवल के हेलीकॉप्टर हैं जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकते हैं। मल्टी रोल का मतलब है कई तरह के रोल ये मतलब प्ले कर सकते हैं उसमें। सो गाइस, इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा इसमें और जरूरत नहीं है। इंडिया डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग, यहाँ पे याद रखना है आपने कि कई बार जब हम ऐसे टॉपिक को देख रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि इसमें से तो क्या ही क्वेश्चन बनेगा या इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद रखना है, कई बार ऐसी जगह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है यहाँ पे। अभी रिसेंटली क्या था कि इंडिया जो यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने 260 करोड़ रुपए दिए थे केरला को, क्योंकि 2024 की जुलाई में वायनाड लैंडस्लाइड्स हो गए थे, और जिसमें कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, लगभग 2200 करोड़ रुपए का लॉस हो गया था। तो यहाँ पर ये बात आई थी कि केरला का इतना बड़ा जो है लॉस हो गया, और जबकि सेंटर ने सिर्फ जो है 260 करोड़ रुपए ही दिए हैं। तो ऐसे में तो डिजास्टर को लेकर जो यूनियन की या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, तो बहुत कम पैसा मतलब यहाँ पे दिया गया स्टेट की हेल्प के लिए। तो इस प्रकार से तो जो है यहाँ पर जो डिजास्टर है, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए जो फाइनेंस की जरूरत होगी, वो पूरी नहीं हो पा रही है। फाइनेंस का मतलब क्या है कि जब भी कभी कोई इस प्रकार की आपदा आती है, तो उस समय पर हमारी जो सरकार है, वो कितना ज्यादा मतलब आगे बढ़कर योगदान देती है, क्योंकि जितना ज्यादा वो फंडिंग करेगी, उतने ज्यादा रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा सकता है, और उस डिजास्टर को या उस डिजास्टर से हुए नुकसान को वहां पर कम या मैनेज किया जा सकता है। तो उसको लेकर है यहाँ पे। आपको सिर्फ इसमें यहाँ एक तो एक थोड़ा सा न्यूज के बारे में पता होना जरूरी है कि रिसेंटली एक्चुअली इससे होता क्या है, इससे ना एक प्रकार से जो इंडिया में फेडरलिज्म की भावना है, वो कमजोर हो जाती है। यानी कि स्टेट्स ना ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक परिवार में जैसे एक फादर की भूमिका होती है अपने सभी बच्चों का ध्यान रखना, इसी तरह से स्टेट्स के को भी लगता है कि सेंटर उनका ध्यान रखेगा। लेकिन जब सेंटर कई बार
कई वजहों से, जिसमें राजनीतिक कारण ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जब कई बार स्टेट्स को लगता है कि उनके साथ यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, तो ऐसे में ना मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। इससे फेडरलिज्म की जो भावना है वो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना कमजोर होती है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर जो 15th फाइनेंस कमीशन था, वैसे तो इसके लिए पहले पॉलिटी में आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो उसको भी समझना होगा। एक्चुअली क्या है कि भारत के अंदर फाइनेंस कमीशन जो है वो टाइम टू टाइम बनते हैं, 5 या 6 साल, 5 साल के लिए नॉर्मली। तो जैसे 15वां जो फाइनेंस कमीशन था, तो उन्होंने ये कहा था कि सेंटर सेंटर के पास कितना पैसा रहेगा, कि अगर कभी यहाँ पे डिजास्टर आ जाता है तो वो सेंटर इतना पैसा अपने पास रखेगा और स्टेट्स को वो कितना कितना दे सकता है। तो बेसिकली 15th फाइनेंस कमीशन ने डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स को यहाँ पे दिया था, यानी कि उसके लिए एक अलग से पैसा रखने की बात कही थी, जिसका फोकस था पॉपुलेशन और यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया और हिस्टोरिकल स्पेंडिंग ट्रेंड्स को लेकर। इसी तरह से आमतौर पर जब भी कभी किसी स्टेट के अंदर कोई इस तरह का डिजास्टर आ जाता है, जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर भूकंप की वजह से नुकसान ज्यादा हो गया, कहीं पर सूखा ज्यादा पड़ गया, तो ऐसे टाइम में जब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड क्या होता है, ये एक स्टेट, हर स्टेट के पास अपना अपना एक फंड होता है जिसमें से वो पैसा यूज कर सकते हैं जनता की भलाई के लिए। ठीक है, तो उस फंड के अंदर जो 75% जो पैसा होता है वो होता है सेंटर का, और 25% पैसा होता है स्टेट्स का। और अगर हम यही बात करते हैं हिमालयन स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो 90 रुपए, यानी कि 90% जो हिस्सा होता है वो सेंटर का, और 10% हिस्सा होता है बाकी स्टेट्स का। किसी आपदा को डिजास्टर कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, ये सेंटर तय करता है, ये याद रखना है आपने। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स बार बार अपील करती हैं कि उनके वहां हुई कोई घटना को, कहीं बाढ़ आ गई, तो स्टेट गवर्नमेंट्स बार बार अपील करते हैं कि इसे डिजास्टर घोषित किया जाए, ताकि उन्हें जो फंड्स जो हैं वो सेंटर से प्राप्त हो सके। इसमें फिलहाल के लिए और कोई आपके पास क्वेश्चन नहीं बनेगा, और बस आपको उतना ही याद रखना है दैट सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करता है। और हम इसके बाद यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें वर्ल्ड एड्स डे 2025 के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट रिसेंटली जो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया, जो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। तो 1998 की 1998 में पहली बार इसको, इस HIV को, लोगों को HIV के बारे में अवेयर करने के लिए यहाँ पर इस तरह की मुहिम शुरू हुई थी। आपको ना जब भी कभी ये कोई फेमस डेज आते हैं तो उनके ना आपको ये जरूर याद रखने हैं, स्पेशली अगर वो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हों, स्पेशली अगर वो बहुत ही फेमस या बहुत ज्यादा जो स्प्रेड हो चुकी हैं उन डिसीजेज से जुड़े हों, या वहां पर अगर कोई जैसे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए थीम्स होते हैं, उनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। तो जैसे इसमें देखिए थीम क्या लिखा है यहाँ पे, जैसा ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। तो अब की बार का थीम ये था। और होता क्या है एक्चुअली, एड्स क्या है अपने आप में, ये HIV वायरस की वजह से होता है। याद रखिए आप, इसमें ना पेपर के अंदर आपको ये दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। पहली बात याद रखना है, एड्स जो होता है ना वो एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम क्या है, कई तरह की बीमारियों का समूह हो जाता है, उसको बोलते हैं एड्स। एक्चुअली क्या होता है कि जिस पर्सन के अंदर HIV एंटर कर जाता है और वहां पे फैलना शुरू हो जाता है उस पर्सन की बॉडी में, तो उसे हम बोलते हैं कि ये HIV पॉजिटिव पर्सन है। वहां पर उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होने लगती है। उसकी इम्यूनिटी कम होने के पीछे कारण होता है इन सेल्स का, यानी कि कम होना। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 सेल। दैट मीन्स आप सिंपली याद रखें, CD सेल बोलते हैं इन्हें। जो CD4 सेल्स हैं, बेसिकली हमारे अंदर जो बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के काम आते हैं, इनकी संख्या कम हो जाती है HIV के एंटर करने से। इनकी संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो जाती है तो इस वजह से हम जो है ना, कोई भी छोटी से छोटी डिसीज भी जो है बहुत इजीली पर्सन कैच कर लेता है। तो आपको याद रखना है, ये आमतौर पर जो बॉड, जैसा भी जानते ही हैं कि बॉडीली फ्लूइड्स के एक्सचेंज होने से, लाइक ब्लड, सीमन, ब्रेस्ट मिल्क या वेजाइनल फ्लूइड्स के मतलब इन वजहों से बेसिकली ट्रांसमिशन इसका हो जाता है, एक पर्सन से दूसरे में फैल जाता है ये।
आमतौर पे किसी से हैंडशेक करने से, बातचीत करने से, किसी के पास खड़ने से या साथ में खाना खाने से एड्स नहीं फैलता। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत बार प्रचार भी करती है। लेकिन आपको ये सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो ये कैजुअल कॉन्टेक्ट से जो है नहीं फैलता। और इसके अंदर जैसे नॉर्मल डिसीज के अंदर होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं। बस आपको उतना ही इसके अंदर याद रखना है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसका कोई क्योर नहीं है। हाँ, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यूज करते हैं, ताकि इस जो वायरस के जो जिस स्पीड से फैल रहा है उसको रोक सकें। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अंदर भी एक हमने गोल रखा है 3.3 के तहत, जिसमें कि HIV वायरस की जो प्रेवलेंस है या इसको स्प्रेड को हमने रोकना है। और इंडिया के अंदर भी जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हम ऑलरेडी बहुत पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर यहाँ पर एड्स की फुल फॉर्म भी जिन्हें नहीं पता वो उनको पता होनी चाहिए यहाँ पर। और इंडिया में एड्स को इसकी रोकथाम के लिए 1992 में ही NACP प्रोग्राम को शुरू कर दिया गया था। NACP क्या है? दैट इज दी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो हमने 1992 में इसको शुरू किया था, जिसका पहला फेज 7 ईयर के लिए था। सेकेंड फेज अगेन 7 ईयर के लिए हमने शुरू किया। और थर्ड फेज जो है वो 5 ईयर के लिए। और बाद में जो है ये फिर अगेन 5 साल के लिए, और इसको 2021 तक एक्सटेंड किया गया था। तो आपको ना सिर्फ इसमें याद रखना है, यहाँ पर एक एक्ट भी हमने मतलब यहाँ लागू किया था, दैट इज दी HIV/AIDS प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 2017। जिसके अंदर किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इसलिए डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है क्योंकि उसको HIV है। इसके लिए इंडिया में एक एक्ट है। और यहाँ पर मिशन संपर्क भी हमने मतलब सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर पीपल लिविंग विद HIV, यानी कि जिन लोगों को HIV हो चुका है उन लोगों को हमने दोबारा से री एंगेज करना है, दोबारा से उनको एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाना है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं। जो इसका पांचवा फेज है NACP का, उसके अंदर हम मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है? जब भी कभी किसी स्कीम के आगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम लिख दी जाए तो उसका मतलब है टोटल पैसा गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट देगी। अगर यहाँ पे सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम दिया जाए तो इसका मतलब है कि स्टेट भी उसके अंदर पैसा डालेगा, सेंटर भी डालेगा। तो आपको याद रखना है ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, तो इसका मतलब है टोटल 100% जो 15,000 करोड़ रुपए है यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसे क्योंकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 3.3 नंबर का जो गोल है उसमें लिखा गया है कि HIV को जो फैलने से हमने रोकना है। और क्योंकि एक अपने आप में ये वैश्विक यानी कि ग्लोबल प्रॉब्लम है ये, तो इसीलिए इस पर ध्यान जो दिए जाने की जरूरत है। सो गाइस, इस सेशन के लिए इतने करंट अफेयर एनफ हैं। तो जैसा मैंने इसमें आपको बताया कि जब भी आप कोई करंट अफेयर तैयार करते हैं तो उसके आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, और आप उनको बार बार रिवाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके पास एक लिस्ट भी होनी चाहिए कि मेरे पास ये इस हफ्ते मैंने ये करंट अफेयर कंप्लीट किए हैं। और जो इसी तरह से जब भी कभी आप कोई टॉपिक कहीं से भी कवर कर रहे हैं, चाहे कोई वेबसाइट है, कोई मैगजीन है, कोई न्यूज़पेपर है, तो आपने जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं उनके अंदर वहीं पे एडिशन कीजिए। दोबारा दोबारा उन्हीं टॉपिक्स को लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको जब जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको ये ध्यान भी नहीं रहेगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। और आजकल माइन्यूट डिटेल्स भी ध्यान में रखनी जरूरी हो गई हैं। इसीलिए आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको जरूरी मतलब एक रेगुलरली पढ़ते रहने की जरूरत है। और यही आपको सर्टेनिटी यानी कि एक श्योरिटी देगा एग्जाम के अंदर कि हाँ ये मैंने पढ़ा है और ये इसका फाइनल आंसर इसका यही बनता है। आई होप आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे और इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।